देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब मैं और आशीष काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए बनारस रेलवे स्टेशन से निकले, तो वहां से निकलने के बाद जो हुआ उसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और फिर दोस्तों, जो चमत्कार हमने देखा उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस घटना को और भी विस्तार से। दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। सुबह के 9 बजे जब मैं अपनी मम्मी को बाइक पर बैठाकर डॉक्टर के पास ले जा रहा था कि तभी किसी ने मुझे आवाज़ दी। उस आवाज़ को सुनकर जब मैंने उस ओर देखा तो मेरा दोस्त आशीष था। उसे देखकर मैंने बाइक रोक दी और बाइक के रुकते आशीष मेरे पास आया और मम्मी को प्रणाम किया। तो मैंने उससे कहा कि कैसे हो भाई, बहुत दिन के बाद मिले हो। मेरे इतना कहने पर आशीष ने बताया कि मैं चाचा के पास चंडीगढ़ गया था और कल ही घर वापस आया हूँ, क्योंकि आज ही मेरा एग्ज़ाम है तो इस वजह से मुझे आना पड़ा, नहीं तो कुछ दिन वहीं पर और रुकता। अब आशीष की बात सुनकर मैंने उससे कहा, वैसे एग्ज़ाम कहाँ पर हो रहा है? तो उसने बताया कि बनारस में, और साथ ही मुझे बनारस चलने के लिए कहा। अब आशीष के इतना कहने पर मैंने उसके साथ जाने के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि मैंने बनारस कई बार जाने की सोची पर मैं जा नहीं पा रहा था, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ ना कुछ काम ही पड़ जाता था। इस वजह से मैं नहीं जा पाया था। इस वजह से आशीष के मुंह से बनारस जाने की बात सुनकर मैंने उसे जाने के लिए हाँ बोल दिया। अब उसके साथ जाने के लिए मैंने हाँ तो बोल दिया। तो उसने बताया कि शाम के 5 बजे की ट्रेन है, तो तुम स्टेशन पर 4:45 तक आ जाना। इतना बोलकर आशीष घर चला गया और उसके जाते मैंने बाइक को स्टार्ट किया और मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास जा पहुंचा। तो मैंने देखा कि सुरेश डॉक्टर की जगह पर आज कोई और ही डॉक्टर था। उसे देखकर जब मैं उस डॉक्टर के पास गया तो मैंने उस डॉक्टर से सुरेश डॉक्टर के बारे में पूछा। तो उसने बताया कि आज वो नहीं आएंगे। तो मैं बिना सवाल जवाब किए वहाँ से वापस से मम्मी के पास आ गया। तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। तो फिर मैं मम्मी को लेकर वहाँ से घर आ गया और उस वक्त का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही 4 बजे तो मैं बनारस जाने के लिए घर से निकलकर रोड पर आ गया और ऑटो का वेट करने लगा। फिर कुछ समय बाद एक ऑटो मेरी तरफ आती हुई नजर आई और उस ऑटो को देखकर मैं उस ऑटो को हाथ देने लगा। मुझे हाथ देता हुआ ऑटो ड्राइवर ने अपना ऑटो रोक दिया और ऑटो के रुकते ही मैंने देखा कि ऑटो में एक लड़की बैठी थी जिसने बुर्खा पहना हुआ था। तो मैंने उस ऑटो ड्राइवर से कहा कि मुझे दादूपुर रेलवे स्टेशन जाना है, और मेरे इतना कहने पर उस ऑटो ड्राइवर ने मुझे ऑटो में बैठने का इशारा किया। अब ऑटो ड्राइवर के इशारा करते ही मैं ऑटो के अंदर बैठ गया। ऑटो के अंदर बैठते ऑटो ड्राइवर ऑटो को लेकर स्टेशन की ओर जाने लगा। तभी उस लड़की के मोबाइल पर फ़ोन आया तो उसने उठाकर बात की। तो पता चला कि जो एग्ज़ाम आशीष देने के लिए बनारस जा रहा है, तो वही एग्ज़ाम ये लड़की भी देने जा रही थी। फिर जब कुछ समय के बाद ऑटो दादूपुर स्टेशन पर पहुंची तो मैं ऑटो से उतरकर उस ऑटो ड्राइवर को पैसा देकर स्टेशन के अंदर आ गया। तभी मैंने घड़ी में समय देखा तो अब 4:40 हो रहे थे, यानी कि 5 बजने में 20 मिनट बाकी थे। तो मैं वहीं पास के एक बेंच पर बैठ गया और आशीष का वेट करने लगा। अभी मैं आशीष का वेट ही कर रहा था कि तभी वो लड़की मेरे पास आकर बैठ गई। अभी मैं उस लड़की की ओर ही देख रहा था कि तभी आशीष आ गया। तो उसने मुझे टिकट लेने का इशारा किया। आशीष के इशारा करते ही मैं टिकट काउंटर पर जाकर 2 टिकट ले आया और फिर ट्रेन का वेट करने लगे। जैसे ही शाम के 5 बजे तो वैसे ही ट्रेन हॉर्न देते हुए ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई, और ट्रेन के रुकते ही हम दोनों ट्रेन के अंदर जाकर बैठ गए। और फिर कुछ समय के बाद ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया। अभी हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी ट्रेन अचानक से रुक गई। ट्रेन के रुकते मेरे पास बैठे पैसेंजर ने बताया कि शायद कोई ट्रेन आ रही है, इस वजह से ट्रेन यहाँ पर रुकी है। और अब ट्रेन को यहाँ पर रुके हुए 1 घंटा होने को हो गया था, पर ट्रेन आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। और कुछ पैसेंजर ट्रेन से नीचे उतरकर इधर उधर घूम रहे थे। पर सबसे हैरान की बात तो ये थी कि जिस जगह पर ट्रेन रुकी थी वहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब शाम होने को थी, पर ट्रेन अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी कि तभी ट्रेन ने हॉर्न दिया
और ट्रेन के हॉर्न देते ही जो पैसेंजर ट्रेन से नीचे उतरे थे ट्रेन के हॉर्न सुनकर अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ गए और ट्रेन हॉर्न देते हुए निकल पड़ी। फिर जब मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 7 बज गए थे। तो मैंने आशीष से कहा कि यहीं पर 2 घंटे बीत गए हैं और अब हमें वहाँ पर पहुँचते पहुँचते रात के 1 बज जाएंगे। मेरे इतना कहने पर उसने कहा कि कोई बात नहीं, बनारस में स्टेशन से कुछ ही दूरी पर मेरे ताऊ का लड़का रहता है, स्टेशन पहुंचकर कॉल करके उसके पास चले जाएंगे। इतना बोलकर आशीष ने कहा कि मुझे अब नींद आ रही है। इतना बोलकर वो सोने लगा और मैं अपना फ़ोन निकालकर चलाने लगा। फ़ोन चलाते चलाते मुझे अब 1 घंटा बीत गया था और अब मेरी भी आंखें भारी होने लगी थी, जिस वजह से मैंने फ़ोन को अपने पॉकेट में रख लिया और पीछे की तरफ अपना सर करके बैठा रहा। बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और फिर जब मेरी आंखें खुली तो ट्रेन स्टेशन पर रुकी थी। तो मैंने तुरंत ही आशीष को उठाया और हम दोनों ट्रेन से बाहर निकल आए। ट्रेन से बाहर आते ही मैंने आशीष को फ़ोन करने के लिए कहा और जब आशीष ने अपने ताऊ के लड़के को फ़ोन किया तो फ़ोन बंद था। तो मैंने आशीष से कहा कि यार अब हम क्या करेंगे। मेरे इतना कहने पर आशीष ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे ताऊ का लड़का कहाँ पर रहता है। फिर हम दोनों स्टेशन से बाहर निकल आए और स्टेशन से बाहर आने पर मुझे एक ऑटो दिखाई पड़ा। उस ऑटो को देखकर हम दोनों उस ऑटो के पास तो आ गए और फिर मैंने उस ऑटो ड्राइवर से कहा, अरे भैया होटल राज पैलेस चलोगे क्या। आशीष के इतना कहने पर उस ऑटो ने हमें ऑटो में बैठने का इशारा किया। ऑटो ड्राइवर के इशारा करते ही हम दोनों ऑटो के अंदर बैठ गए। ऑटो में बैठते ही ऑटो ड्राइवर ऑटो को लेकर उस होटल की तरफ जाने लगा। तो मैंने आशीष से कहा, क्या तुम्हारे ताऊ का लड़का उसी होटल में रहता है। मेरे इतना कहने पर आशीष ने बताया कि नहीं यार, उस होटल के पास ही रूम लेकर रहते हैं वो। अभी हम दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी ऑटो ड्राइवर ने ऑटो रोक दी। ऑटो के रुकते ही मैंने उस ऑटो ड्राइवर से कहा, क्या हुआ जो यहाँ पर ऑटो रोक दिया आपने। मेरे इतना कहने पर उस ऑटो ड्राइवर ने हमें सामने इशारा करते हुए देखने को कहा और जब हमने सामने की ओर देखा तो सामने कोई औरत खड़ी थी। अब उस औरत को देखकर ऑटो ड्राइवर डर से कांप रहा था। ऑटो ड्राइवर को इस तरह देखकर मैंने ऑटो ड्राइवर से कहा, क्या हुआ भाई जो तुम इतना डरे हुए हो। तो उसने बताया कि जो सामने दिख रही है वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। ऑटो ड्राइवर की ये बात सुनकर हम दोनों के होश उड़ गए। अभी हम डरे ही सहमे ऑटो में बैठे ही थे कि तभी वो औरत हमारी तरफ आने लगी। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर ऑटो ड्राइवर ऑटो से बाहर निकलकर भागते हुए पीछे की तरफ जाने लगा। ऑटो ड्राइवर को भागते हुए देखकर हम दोनों ऑटो से नीचे उतरकर हम दोनों भी उसी के पीछे पीछे भागते हुए जाने लगे। और जैसे हम भागने लगे तो वो औरत भी हमारे पीछे भागने लगी। पर सबसे हैरान की बात तो ये थी कि जहाँ पर हम थे वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी और हम तीनों वहाँ से भागते जा रहे थे कि तभी अचानक से वो औरत हमारे सामने आ गई। उसे सामने देखकर हम तीनों बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। डर से हम तीनों कांप रहे थे कि तभी उस औरत ने उस ऑटो ड्राइवर का गला पकड़ लिया और देखते ही देखते उस औरत का चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गया। अब उस औरत का भयानक रूप देखकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। डर से हम दोनों के हाथ पैर कांप रहे थे। अभी हम दोनों डरे सहमे उस औरत को देख रहे थे कि तभी उस औरत ने उस ऑटो ड्राइवर की गर्दन घुमा दी, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और आशीष ये मंजर देखकर मानो जम सा गया था। तभी वो औरत उस ऑटो ड्राइवर का खून पीने लगी और उसे खून पीता हुआ देखकर हम दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए। और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो औरत नजर नहीं आ रही थी और चारों तरफ वहाँ पर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस ओर जाएं, क्योंकि अब हम किसी से मदद भी नहीं ले सकते थे। दरअसल जब हम दोनों उस औरत से बचने के लिए भाग रहे थे तो मेरा फ़ोन मेरे पॉकेट से निकलकर गिर पड़ा और आशीष के फ़ोन को पता नहीं क्या हो गया था कि वो ऑन ही नहीं हो रहा था। अब हम दोनों बहुत ही बुरी तरह से फंस गए थे और दूर दूर तक कोई भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ जो नज़र आ रहा था तो वो था रोड के बगल में खड़े खंबे। हम दोनों उसकी लाइट की रोशनी के सहारे आगे की तरफ बढ़ रहे थे कि शायद यहाँ पर कोई मदद मिल जाए। अभी हम दोनों आगे की ओर बढ़ रहे थे कि तभी हमें एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी को देखकर हम दोनों उस आदमी के पास गए तो हमने देखा कि उस आदमी के बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे थे
और साथ ही उस आदमी ने हाथ में डमरू ले रखा था और उसके साथ में एक बंदर भी था, जिसे देखकर लग रहा था कि ये कोई मदारी का खेल दिखाने वाला है। कि तभी उस आदमी ने कहा कि क्या हुआ जो तुम दोनों इतने डरे हुए हो। उस आदमी के इतना कहने पर मैंने उस आदमी को सारी बात बताई। अभी मैं उस आदमी से बात ही कर रहा था कि तभी वो औरत हमारी तरफ आती हुई दिखाई पड़ी। उस औरत को देखकर उस वक्त मेरी बोलती बंद हो गई। मुझे इस तरह देखकर जब उस आदमी ने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो उस आदमी को देखते ही वो औरत हमारी तरफ आने लगी। फिर पता नहीं अचानक ही क्या हुआ कि वो औरत उस आदमी को देखकर वहीं पर रुक गई और उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसने ऐसा कुछ देख लिया है जिससे कि वो डर रही थी। कि तभी वो आदमी उस औरत के पास जाने लगा और उस आदमी को जाता हुआ देख हम दोनों उस आदमी को रोकने की कोशिश करने लगे। अभी हम दोनों उस आदमी को रोकने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी अचानक से वो औरत गायब हो गई और उस औरत के गायब होते ही उस आदमी ने कुछ कहा पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैंने उस आदमी से कहा कि वो औरत आपको देखकर डर रही थी। मेरे इतना कहने पर उस आदमी ने बताया कि वो मुझे देखकर नहीं, मेरे गले में पड़े लॉकेट को देखकर डर रही थी। अगर वो औरत मेरे पास आ जाती तो ये लॉकेट उस औरत को कैद कर लेता और फिर हमेशा के लिए वो मेरी गुलाम बन जाती। उस आदमी की बात सुनकर आशीष ने कहा कि पर ये बंदर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। आशीष के इतना कहते ही वो बंदर भूत के रूप में बदल गया। उसे देखकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। कि तभी उस आदमी ने कहा कि डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। उस आदमी के इतना कहते ही वो भूत बंदर के रूप में फिर से बदल गया। कि तभी उस डमरू के अंदर से अजीब तरह की आवाज़ आने लगी और उस आवाज़ को सुनकर मैंने उस आदमी से कहा कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। मेरे इतना कहने पर उस आदमी ने जो बताया तो उसे सुनकर तो हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उस आदमी ने बताया कि इस बंदर की तरह कई और भी चीज़ें इस डमरू के अंदर कैद है। और उस आदमी की ये बात सुनकर मैंने उस आदमी से कहा कि हम तो आपको मदारी का खेल दिखाने वाला समझ रहे थे, पर आप तो बहुत बड़े तांत्रिक हो। मेरे इतना कहने पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और हमें अपने साथ चलने के लिए कहा। उस आदमी की ये बात सुनकर हम दोनों उस आदमी के साथ जाने लगे क्योंकि यहाँ पर रुकना भी ठीक नहीं था। इस वजह से हमने उस आदमी के साथ जाना ठीक समझा। अभी हम दोनों उस आदमी के पीछे पीछे ही जा रहे थे कि तभी उस आदमी ने हमें इशारा करते हुए सामने देखने को कहा। और जब हमने उस ओर देखा तो आशीष ने कहा कि यहीं पर तो मेरे ताऊ का लड़का रहता है। अब ये देखकर हम दोनों बहुत ही खुश हो गए। अभी हम दोनों सामने की ओर ही देख रहे थे और जब हमने पीछे की ओर देखा तो वो आदमी नहीं था। अब ये देखकर मैं समझ गया कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे, जो हमें उस औरत से बचाने के लिए यहाँ पर स्वयं आ गए थे। फिर हम दोनों महादेव का नाम लेते हुए आशीष के ताऊ के लड़के के रूम पर पहुँच गए। तो उसके ताऊ के लड़के ने पूछा कि अरे भाई इतनी रात को कहाँ से आए हो। जिस पर आशीष ने उसे सारी बात बताई। आशीष की ये बात सुनकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि महादेव ने हमें साक्षात दर्शन दिए हैं। फिर हम तीनों लोगों ने भगवान शिव को साक्षात प्रणाम किया और फिर सो गए। फिर अगले दिन सुबह जब नींद खुली तो मैंने घड़ी में समय देखा तो सुबह के 6 बज गए थे। फिर हम सभी महादेव के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। वहां पर पहुंचकर हम तीनों ने गंगा में डुबकियां लगाई और फिर जब हमारा कार्य वहां पर संपन्न हो गया तो हम वापस से अपने घर के लिए आ गए। दोस्तों, ये तो थी मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात और ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात, क्योंकि उस रात हमने महादेव के साक्षात दर्शन जो किए थे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।